तो पहले हो गया। हाँ बता दिया था ना तो जनरल टाइम पे टी बराबर 0 टी बराबर इनफिनिट। हाँ ठीक। हाँ नेक्स्ट लिखो आप मैग्नेटिज्म में। देखो ये जो चैप्टर है ना बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो रिवीजन है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ना। जो भी अपन ने रिजल्ट पढ़े थे ना, जो भी जैसे इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होता है, रिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पे भी सेम काम करना। ठीक है, तो वहां पे अपन जनरली किसके थ्रू डिस्कस करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यहाँ पे क्या निकालेंगे अपन, मैग्नेटिक। अब देखो जहां से इसका मैग्नेटिज्म की बात करें तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म को, मैग्नेटोस्टैटिक्स को अलग अलग मानते थे। दोनों को क्या मानते थे, डिफरेंट चैप्टर्स। पहले बोलते थे मैग्नेटिज्म जो है किसी पर्टिकुलर मटेरियल में होता है, फिर बाद में पता चला कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी किसका गेम होता है, चार्ज का। चार्ज ही क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मूविंग चार्ज की वजह से क्या आता है, करंट, और करंट से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म। तो बाद में इस पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, दोनों चैप्टर को मिला के क्या बन गया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है पूरा पूरा किसका था, गेम, गेम ऑफ क्या है, चार्ज। तो इस चैप्टर में जो है अपन जैसे इलेक्ट्रो में दो पार्ट में पढ़ा था। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट पार्ट में क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम की वजह से फील्ड निकाला था, और फील्ड निकालने के बाद क्या निकाले थे, फोर्स। और सेकंड पार्ट में क्या किया था, पोटेंशियल, उससे चार्ज से मल्टीप्लाई करके हमने एनर्जी, फोर्स और एनर्जी निकाल रहे थे। इसमें भी दो पार्ट में पढ़ेंगे। इसमें अपन क्या करेंगे पहले कि कोई भी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ये आपका फर्स्ट पार्ट में रहेगा। और सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में निकालेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो, ये दो पार्ट में पूरे चैप्टर को डिवाइड किया। पहले पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के जैसे मैग्नेटिक फील्ड, और सेकंड पार्ट में फोर्स निकालेंगे चार्ज पार्टिकल पे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, और दूसरा क्या है सेकंड पार्ट में, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रो में बताया था, चार्ज रेस्ट पे होता है तो कौन सा प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ना। चार्ज जब मूव करेगा तो क्या बनाएगा, करंट, और करंट से क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिज्म, है ना। और चार्ज एक्सेलरेट करता है तो क्या बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फर्स्ट पार्ट में यही करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो आप इसमें लिखो जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो तरीका है, इसके लिए बायोट सावर्ट लॉ यूज करते हैं। तो आप एक बार लिख लो, स्पेलिंग चेक कर लेना ना, क्या कहता है ये लॉ। अरे बात मत करो। मान लो कोई सा भी करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से मुझे अगर r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऐसे डिफाइन किया गया है, म्यू नॉट I by 4 pi dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर का होल। इसी पे अपन डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले। लिख लो आप इसको, ये रिजल्ट जो आता है पाई बायोट सावर्ट लॉ। इंटीग्रेशन नहीं है, v नॉट I by 4 pi dl क्रॉस r अपॉन मॉड ऑफ r का होल। कहां पे इंटीग्रेशन लग रहा है? अच्छा ये वाला जनरल करंट कैरिंग वायर। अच्छा ये इंटीग्रेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जनरल करंट कैरिंग वायर है। इसमें जो छोटा सा एलिमेंट है इसको अपन डीएल को लिख लो, मैं बताता हूँ क्या क्या।
किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैं ये रिजल्ट याद रखना, प्रूफ याद रखने की जरूरत, प्रूफ दिया भी नहीं है, याद भी नहीं रखना है। तब इसमें थोड़ा जान पहचान कर लेते हैं, इसमें हर एक टर्म का मतलब क्या है। तो आई तो पता है सबको, आई क्या होगा, करंट। 4 पाई तो कांस्टेंट है। म्यू नॉट जो होता है, म्यू नॉट होता है परमिटिविटी। क्या होता है? तो जैसे हमने इलेक्ट्रो में पढ़ा था परमिटिविटी, परमिटिविटी में ऐसा लगता है जैसे रेजिस्टिविटी टाइप का है। तो परमिटिविटी क्या होता था, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। परमिटिविटी का मतलब क्या होगा, एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड। देख लो परमिटिविटी के बारे में, म्यू नॉट के बारे में। म्यू नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट इज द permeability of free space। और डेफिनेशन लिख लो, it is the ability of a medium to allow magnetic field to pass through it, ability of a medium to allow magnetic field to pass through it। और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट है, कितनी होती है, 4 पाई into 10 to the power minus 7। म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 4 पाई into 10 to the power minus 7। कांस्टेंट है, जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती थी, 8.85 into 10 to the power minus 12। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई into 10 to the power minus 7। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे डीएल। डीएल जो है, डीएल वेक्टर मैंने बनाया ना। वेक्टर होगा तो दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो ये होगा लेंथ ऑफ द करंट करने वाला, और डायरेक्शन किधर लेते हैं, जिधर करंट जा रहा है। तो ऐसे जा रहा है तो वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द करंट। लिखो इसको डीएल वेक्टर के बारे में लिखो, डीएल डायरेक्शन ऑफ द डीएल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द डीएल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द डीएल वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर। डायरेक्शन ऑफ द डीएल वेक्टर इज in the direction of what, current carrying wire। ठीक है, और R क्या है, पोजीशन वेक्टर, जहां पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। देख लो R वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, R is the position vector of the point where we have to calculate magnetic field। R is the position vector of the point where we have to calculate magnetic field। ठीक है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिक का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। लिखो इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला। अच्छा, अब बात करें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहाँ पे बहुत आसानी से आप बता सकते हो, A क्रॉस B का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही होगा DL क्रॉस R। तो DL क्रॉस R किधर होगा डायरेक्शन, DL पे हाथ रखो और R की तरफ घुमाओ। DL पे हाथ रखा और R की तरफ घुमाया, अंगूठा किधर आ रहा है, इनसाइड। यानी यहाँ पे जो फील्ड होगा किधर होगा, इनसाइड। लिख लो आप इसको, पहला मेथड जो है डायरेक्शन निकालने का, कि फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड use the right hand rule of A cross B। For the direction of magnetic field use the right hand rule of A cross B। A cross B कैसे निकाल देते हैं, A पे हाथ रखा, B की तरफ घुमाया, जिधर अंगूठा आया उधर डायरेक्शन होता है ना। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किन किन चीजों पे परपेंडिकुलर होगा, DL पे भी और R पे भी। जैसे अगर तुम लिखते हो ना A क्रॉस B, अगर ये C वेक्टर आता है तो C किन पे परपेंडिकुलर होता है, A पे भी और B पे भी। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो DL पे भी होगा और साथ में R पे भी परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, इधर देखो। सेकंड मेथड क्या है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, क्योंकि पाम रूल से आता है। ये क्या कहता है, आपको करंट की तरफ अंगूठा दिखाना है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना आप स्ट्रेच करो पाम को, है ना, हाथ को, जिधर ये पाम आ रहा है वो होगा फील्ड। तो यहाँ पे किधर होगा, किधर आ रही है, इनसाइड। यहाँ पे फील्ड अंदर की तरफ। इस साइड निकालना तो क्या होगा, करंट को अंगूठा दिखाओ, पाम जिधर आ रहा है, जैसे आप इधर देखो। देखो दो तरीके, एक तो है A क्रॉस B वाला,
तो जैसे ए पे हाथ रखा, बी की तरफ घुमाया, ऊपर की तरफ आ गया फील्ड, बी पे हाथ रखो, ए की तरफ अंदर की तरफ आ गया। दूसरा तरीका है, मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, तुम्हें यहाँ पे फील्ड चाहिए या कहीं पे भी चाहिए, तो करंट की तरफ अंगूठा दिखाओ, इस पॉइंट पे निकाला, स्ट्रेच करा, पाम किधर आ रहा है, इस पॉइंट पे, मतलब अंदर की तरफ, पाम ये हथेली है ना, यहाँ पे चाहिए तो अंदर की तरफ आ रहा है ना, ये परपेंडिकुलर हो, यहाँ चाहिए तो अंदर की तरफ है ना, पता नहीं क्या बोलता है अरे मतलब सिंपल सा है, पाम होता है ना, ये हाथ हथेली है ना, तो जैसे मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए फील्ड, तो करंट को अंगूठा देखो, किधर होगा अंगूठा देखा, ऐसे स्ट्रेच करो फिंगर, तो इस वाले पॉइंट पे पाम किधर पॉइंट कर रहा है, आउटसाइड, यानी यहाँ पे जो फील्ड होगा किधर होगा, डॉट मतलब बाहर की तरफ होगा। यहाँ चाहिए तो करंट को अंगूठा दिखाओ, यहाँ स्ट्रेच करो, किधर आ रहा है, अंदर की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, यस और नो। अगर मैं बोलूं इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा कैसा बन रहा होगा, चारों तरफ कैसा बनेगा ये सर्कल, तो इसकी वजह से कैसा बन जाएगा आपको, सर्कुलर। तो लिख लो आप इसका सेकंड लिख लो कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज आल्सो obtained by palm rule. इसलिए क्या करते हैं, देखो कि पुट योर according to this rule, according to this rule, put your thumb in the direction of, put your thumb in the direction of current, and stretch your fingers towards the point, stretch your fingers towards the point where, stretch your fingers towards the point where we have to calculate, where we have to calculate, where we have to calculate magnetic field, where we have to calculate magnetic field, then direction of palm will give us, then direction of palm will give us direction of magnetic field. Right hand, right. The direction of palm will give us direction of magnetic field. ठीक है, yes or no? इस तरीके से अपन मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आप लिखो एप्लीकेशन ऑफ बायोसावर्ट है ना, ये पूरा रिवीजन है जो हमने इलेक्ट्रो में पढ़ा था। इलेक्ट्रो में सबसे पहले हमने किसकी वजह से फील्ड निकाला था, कंटिन्यूअस सिस्टम की वजह से, बताओ, रॉड था, रॉड के एक्सिस पे, यस और नो। यहाँ पे भी अपन करते हैं, करंट कैरिंग वायर ऐसे बना लो, फाइनाइट एल लेंथ का है, और इसकी वजह से ए पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, राइट, टू फाइंड आउट। करंट कैरिंग वायर है, एल लेंथ का है, और इस वायर से ए डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, याद करो कैसे निकाला था, एक्स पे जाके डी एक्स का लिमिट लिया था, डी को निकाल के के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखा था, उसको इंटीग्रेट किया था। यहाँ पे सोच रहा है कितना होना चाहिए फील्ड, बायो-सावर्ट लॉ लगा के बताना, जीरो हो जाएगा। तो ये डीएल किधर है बताओ, करंट की तरफ, और आर भी किधर है, उसके पैरेलल है, तो डीएल क्रॉस आर कितना एंगल बनेगा, कितना हो गया फील्ड यहाँ पे, जीरो। तो करंट कैरिंग वायर की वजह से ए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है, यस और नो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ये ध्यान रखिए, तो इस केस में जीरो है क्योंकि डीएल क्रॉस आर जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या निकाला था, फाइनाइट वायर की वजह से डी डिस्टेंस का ना, बिल्कुल रिवीजन है जो आपने पहले पढ़ा था हमने। यहाँ पे करंट कैरिंग वायर बना दिया, ये लेंथ एल लिख दिया, और इसकी वजह से मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये डिस्टेंस डी है, ये एंगल याद होगा θ1, ये एंगल क्या लेते थे अपन, θ। ट्राई टू सॉल्व, कितना आएगा इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक, सेम डेरिवेशन है जो हमने पहले किया हुआ है इलेक्ट्रो में, जस्ट लाइक रिवीजन। कितना होना चाहिए फील्ड ये बता,
करो ट्राई करो। जैसे इलेक्ट्रो में किया था सेम डेरिवेशन होगा। ट्राई टू फाइंड आउट कितना आएगा वैल्यू। एक एंगल थीटा 1 थीटा 2 है, डिस्टेंस b है, फाइनाइट वायर है, l लेंथ का करंट I जा रहा है। यूज द बायोट कवर्ड टर्म। देखते हैं इन लोगों को याद है। तरीका क्या होता था, y पे जाके dy का एलिमेंट और उसकी वजह से फील्ड निकाला। e परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर। वहां पे क्या लिखा क्या है याद होगा तुम्हें, a लैम्डा बाय d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। एक और आता a लैम्डा बाय d cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो सेम डेरिवेशन यहां पे भी होगा। देखते हैं कौन किसको याद है। और याद करने की जरूरत क्या है, तरीका अगर याद होगा तो आप बता सकते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डिवाइड किया हुआ तो फोर्थ नहीं आया। हां डू नॉट आई बाय 4 बाय क्या क्या एलिमेंट कैसे पहले तो ट्रेक्टर के होगा 96 का अंदर की तरफ ऐसे नाम देते हैं ये लोग अंदर ही तो और परपेंडिकुलर टू द और कोई बिल्कुल सही लिखा है यहाँ तो हो गया। अब जो ये dy एलिमेंट की वजह से करंट यहाँ फील्ड किधर होगा, इनसाइड या आउटसाइड? इसका तो परपेंडिकुलर है, इनसाइड होगा, इनसाइड है ना परपेंडिकुलर। उसकी वैल्यू निकालनी स्मॉल कंपोनेंट का नहीं जरूरत है। फिर आएगा बताओ ये मैग्नेटिक नहीं है, परपेंडिकुलर है कोई अच्छी कंपोनेंट को फील्ड किधर आ रहा है, इनवर्ड है तो कंपोनेंट वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ ये ऐसे कोई ना रहा इलेक्ट्रिक फील्ड में आता था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फील्ड होता है वो अलोंग द लाइन वाइज चार्ज होता है। यहाँ पे तो फील्ड परपेंडिकुलर है, इनसाइड तो सेम तो कंपोनेंट का जरूरत नहीं है क्या
तो r cos थीटा d के बराबर है, तो r d में cos थीटा हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, वो dl और उसके बीच वो एंगल वो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। हाँ माइनस थीटा टू इधर आएगा याद नहीं है, मैंने बोला था डेरिवेशन ध्यान रखना। बिल्कुल बेसिक स्टेप से जाओ, डीएल आर का वैल्यू देखो, एंगल देखो और आंसर निकालो जरूर। चलो यार मिलकर सॉल्व करते हैं, पता नहीं क्या कर रहे लोग। इधर देख वापस से बताता हूँ, मैंने बोला डिवीजन है इलेक्ट्रो का, लेकिन कुछ याद नहीं है तुम्हें। तो आप अगर मान लो इसमें करंट आई जा रहा है तो यहाँ पे फील्ड किधर होगा, इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड होगा। तो तुम ये कोई ऐसे बना रहा है अभी, ऐसे कैसे आए? फील्ड किधर है? इनसाइड है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया। मैंने बोला सिमिलर है लेकिन सेम थोड़ी ना है। यस और नो? एलिमेंट लेना सेम होगा। तो आपने क्या किया था, पहले क्या किया था बताओ, यहाँ से y पे गए थे और dy के एलिमेंट लिया था। चलो इसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा है। फिर आपने लिखा कि ये वाला जो एंगल होगा, ये अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, d थीटा। लेकिन फील्ड अभी किस साइड है, अंदर की तरफ है, तो कंपोनेंट करने की कोई जरूरत, सब अंदर की तरफ ही होगा। तो आप देखो ये dy है और ये तुम्हारा r है और ये थीटा और ये डिस्टेंस कितना था d। अब बायो सॉवर्ट को देखो क्या था, dv की वैल्यू बताओ, म्यू नॉट आई बाई क्या था 4 पाई, डीएल वेक्टर साथ में क्या था क्रॉस आर वेक्टर अपॉन क्या था मॉड ऑफ आर वेक्टर का होल। अब लिखना शुरू करते हैं, देखिए आप जैसे इसको लिखोगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे म्यू नॉट आई की वैल्यू तो आई है अपॉन 4 पाई, डीएल कितना है बताओ, डीएल कितना है डी वाई, और आर तो आर लिख दो, और डी वाई और आर में कितने का एंगल बन रहा है, देखो यहाँ ये थीटा है, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा 91 थीटा, तो ये इसके बीच में कितना एंगल बन रहा होगा 90 प्लस थीटा। यस और नो? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इनके बीच में एंगल 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा sin 90 प्लस थीटा बन जाएगा ये। और नीचे क्या आ जाएगा आपका r का क्यूब, यहाँ से r से r ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन रहा है इधर देखो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ sin 90 प्लस थीटा कितना हो गया cos थीटा अपॉन क्या हो गया r स्क्वायर, सही लिखा है क्या cos थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा dy। कर सकते हैं? अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है साथ में y भी वेरिएबल है, तो मुझे एक वेरिएबल कम करना पड़ेगा। तो क्या तरीका होगा, tan थीटा बराबर क्या लिख दोगे, tan थीटा क्या लिखोगे y बाई डी, y किसके बराबर होगा d tan थीटा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो तो dy बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा और साथ में ये क्या हो जाएगा d थीटा। क्या लिखा है क्या ये चीज, वहां पे भी ये किया था अपन है ना। और यहाँ पे r को क्या लिख सकते हो, ये अगर r है तो मैं लिख सकता हूँ r cos थीटा, ये किसके बराबर होगा d के बराबर, तो r किसके बराबर हो जाएगा d sec थीटा। देख लो यहाँ पे क्या कर रहा था, देखो यार एक एक स्टेप देख लो, dl dy है, r है, dy और r के बीच में 90 प्लस थीटा का एंगल बन रहा है ना, यही था ना तुम्हारा, ये तुम्हारा dy है और ये r है, तो dy और r में कितने का एंगल बन रहा है 90 प्लस थीटा। समझ के लिखना एक एक चीज है ना, इसमें वैल्यू प्लग करनी है बस। ठीक है, आर क्यूब था ऊपर एक आर था, कैंसिल होके आर स्क्वायर हो, ठीक है देख लो कोई स्टेप में दिक्कत
अब यहाँ पे वैल्यू प्लग कर दो, कितना कितना होगा बताओ, म्यू नॉट आई बाई क्या ये 4 पाई, और यहाँ पे आपका cos थीटा है, आर को क्या लिख सकते हो, आर किसके बराबर था, डी स्क्वायर, साथ में क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और dy किसके बराबर है, डी सेक स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या है डी थीटा, क्या क्या कट जाएगा यहाँ से, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, डी सेक डी गया, ये बन जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाई क्या बन जाएगा 4 पाई डी, और यहाँ पे क्या बचेगा cos थीटा, क्या बचेगा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक, माइनस थीटा 2 से थीटा, और cos थीटा की इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा sin थीटा, लिमिट लगाओ यूनिट गेट है, ठीक है। माइनस थीटा 2 से थीटा 1, देख लो किस स्टेप पे लिखो तो बताओ। तो cos का इंटीग्रेशन sin और लिमिट लगाएंगे, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ये क्या बन जाएगा sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, सकते हैं देख, ठीक है। तो बाकी चीजें तो सेम ही है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डी कौन सा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, और थीटा 1 थीटा 2 कैसे लेते थे अपन, अपोजिट सेंस, सही है ना, ये लिख लो आप इसके बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द फार्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द फार्मूला लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द फार्मूला, तो सबसे पहला पॉइंट लिखो कि d इज द perpendicular distance from the wire, d is the perpendicular distance from the current carrying wire, d is the perpendicular distance from the current carrying wire, ठीक है। और दूसरा लिख लो थीटा 1 and थीटा 2, theta 1 and theta 2 should be taken from this perpendicular in opposite sense. Theta 1 and theta 2 should be taken from this perpendicular in opposite sense. ठीक है, theta 1 and theta 2 should be taken from this perpendicular in opposite sense. तो जैसे पहले क्वेश्चंस के थे, सेम टाइप के क्वेश्चंस आते इसमें, क्वेश्चन करो, मान लो किस तरीके का वायर है, आई मान लो इसमें आई बन जा रहा है, यहाँ पे मुझे फिर चाहिए ये डिस्टेंस डी दिया हुआ है, ये एंगल मान लो हमारा 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल आप इसमें 45, ये एंगल आपका दिया हुआ 30 डिग्री, ये लेंथ आपका है, ये लेंथ आपका है, ड्रॉ द फिगर, बी पे आपको 90 फिल चाहिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 90 फिल एट बी, एक 60 30, दूसरा कितना है 45 और 30,
हाँ, दो अलग अलग वायर है, एक में करंट आई जा रहा है, दूसरे में कितना जा रहा है, आई। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी बताना है। और दोनों वायर से जो डिस्टेंस है कितना दिया हुआ है, डी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है, डी। और दोनों वायर का लेंथ एल दिया हुआ है ना। वाले वायर का बड़ा साइज 45 और स्मॉलर एंगल 30 डिग्री है ना। लेंथ तो कोई लेना देना नहीं, फिर भी आप एल और एल1 लिख लो। थीटा 1 थीटा 2 निकालो, तो पहले भी सिखा रखा है। इलेक्ट्रो में किया था थीटा 1 कैसे निकालते हैं, टॉप और बॉटम, एक बार क्लॉकवाइज जाना, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है, दोनों को सम कर देंगे ना। ठीक, हाँ मैं इंटीग्रेट करके उसको फॉर्मूला डिराइव कर सकते। हाँ, तो फॉर्मूला डिराइव करना मतलब क्या हुआ, हर एक सवाल में वापस डिराइव करते रहेंगे। फॉर्मूला लगाना है जो हमने डिराइव किया। तो सिंपल है, देखो फर्स्ट केस में देखो दोनों की डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ पे बी की वैल्यू इनसाइड होगी ना, तो बी नेट कितना आएगा, b1 प्लस b2। b1 ये फर्स्ट केस में थीटा 1 कितना होना चाहिए बताओ, 60 डिग्री, और थीटा 2 कितना होना चाहिए, -30। सिमिलरली अगर आप नीचे वाले में थीटा 1 देखोगे कितना होगा, वो -30, और थीटा 2 कितना होगा 45। इन लोगों ने ये लिख लिया था पहली चीज, ठीक है। अब इसकी वजह से लिखो आप क्या आएगा, बी नेट कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, और sin 60 कितना हो जाएगा, 3/2, और माइनस क्या हो गया 1/2, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 बाई 4 पाई डी, sin -30 कितना हो गया, वो -1/2, और प्लस क्या हो जाएगा 1/2। दोनों का सम करके मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम रिजल्ट है जो अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है। किलो आ गया था, कर सकते थे थीटा 1 थीटा 2। अच्छा, इसी में अगर आता है इनफाइनाइट वायर हो तो क्या हो जाएगा आंसर, थीटा 1 कितना हो जाएगा 90, थीटा 2 भी 90, तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, v नॉट आई बाई 2 पाई डी। देखो इस चीज को जल्दी से रिजल्ट लिख लो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, कितना हो जाएगा, v नॉट आई बाई
2 पाई डी 2 पाई आर बोल रहा है। और सेमी इनफाइनाइट की वजह से क्या हो जाएगा, एक एंगल क्या होगा 90, दूसरा 0, तो 4 पाई डी हो जाएगा। देख लो, ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, नेक्स्ट में ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर कितने जाएगी वैसे, यूनिट 4 पाई डी। ठीक है, क्वेश्चन और करते हैं। वायर मान लो ये करंट जा रहा है ऐसे, सेंटर पे भी बताना है ना क्वेश्चन में। स्क्वायर ए बी साइड एक है, यहाँ पे आपको सेंटर पे फील्ड बताना है। नेक्स्ट लिख लो, इस तरीके का वायर है, ये एंगल अल्फा है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ से डी डिस्टेंस पे यहाँ फील्ड बताना है। और चौथा क्वेश्चन, वो इनफाइनाइट वायर है ऐसे, ये डिस्टेंस मान लो 3 मीटर, ये डिस्टेंस 3 मीटर, यहाँ चाहिए तुम्हें ये डिस्टेंस मान लो 4 मीटर, इस वाले पॉइंट पे फील्ड। चारों सवाल सॉल्व की, सब में करंट आई जा रहा है। फर्स्ट वाले के स्क्वायर से बना लो, सब में करंट आई जा रहा है। दूसरे वाले में पॉइंट, दूसरे में सेंटर पे बताना, हाँ स्क्वायर ही है, डायगोनल से बता दिया था, यहाँ पे करंट आ रहा है बिल्कुल, ये इसका सेंटर है, ऐसे डिवाइड हुआ फिर बाहर से, हाँ करंट आई जा रहा है, सिमेट्रिकली डिवाइड हो रहा है। एंगल इलेक्ट्रो में सिखाया था, तो एंगल कैसे लेते थे, जैसे तुम्हें वाले वायर का इसको टॉप बोलते हैं ना, इस वाले को बॉटम बोलते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक बार टॉप को छूना है क्लॉकवाइज जाते हुए, और एक बार बॉटम को छूना है एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिया था आपने ग्रेजुएशन में, जब ऊपर जाएंगे इसको टॉप को छुएंगे कितना एंगल आएगा 60 डिग्री, और यहाँ से उल्टा जाओगे तो कितना एंगल होगा 330 डिग्री, या मैं बोलूं -30 से नीचे -40। चारों का बताओ क्या क्या आंसर आएगा। पहला वाला आसान है, स्क्वायर के सेंटर पे बताना। दूसरा वाला मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, स्क्वायर के सेंटर पे बताना। फर्स्ट वाले केस में फोर्थ पे पहुंच गए क्या, तो ये मैं थोड़ा बना देता हूँ। ए साइड का स्क्वायर है और इसके सेंटर पे बताना है। फिर फोर्थ में क्या है, दो इनफाइनाइट वायर है जो इनसाइड जा रहा है, एक ये वायर है दूसरा वायर, दोनों में करंट आई जा रहा है ना, और आपको इस वाले एंड पे बताना है फील्ड कितना होगा। दोनों के बीच में डिस्टेंस 6 मीटर का है, इसके बाइसेक्टर पे बताना है फील्ड। हाँ जैसे ये 3 मीटर, इसके बिल्कुल बाइसेक्टर पे 4 मीटर पे बताना है, ठीक है। फील्ड की वैल्यू कितनी होगी थर्ड वाले में, हाँ अल्फा ये पूरा एंगल है, दोनों वायर को पूरा है, अल्फा इसका टोटल एंगल, और उसके एंगल बाइसेक्टर पे डी डिस्टेंस पे बताना। चलो कैलकुलेट करते हैं। करंट की डायरेक्शन इसमें इधर से जा रहा है आई,
और ये इससे मुड़ के 5 दिया। कॉस्ट का क्या आ जाएगा आंसर? √2/5। सारे वायर की वजह से फिट किधर आ रहा है? सेंटर इनसाइड। क्या चारों ऐड हो जाएंगे? यस। अच्छा, एक वायर की वजह से कितना होगा? V0 I by 4 pi d। d की वैल्यू कितनी होगी? A/2। और एंगल क्या 45 है? यस। तो 2 टाइम्स sin 45। जैसे अगर आपको यहाँ निकालना है तो ये एंगल कितना होगा? 45। ये भी कितना होगा? 45। जब आप सॉल्व करोगे तो b नेट कितना होगा? 4 टाइम्स μ0 I by 4 pi। d की वैल्यू कितनी होगी? A/2। और ये 45 ट्वाइस हो गया तो 2 टाइम्स sin 45 कितना जाएगा? 1/√2। इसको सिंपलीफाई कर लो, दैट विल गिव यू आंसर। ठीक है। और सेकंड में कितना हो जाएगा? 0। तो ये सेकंड में बिल्कुल सिमेट्रिकली जा रहा है और डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है। थर्ड और फोर्थ का बस थर्ड क्या है? हाँ, दोनों इनफाइनाइट वायर है और डायरेक्शन जो है इनसाइड द प्लेन। और दोनों के बीच में सेपरेशन 6 मीटर है। उसके बाइसेक्टर पे बताना है 4 मीटर डिस्टेंस। मतलब बाइसेक्टर वाले पॉइंट से 4 मीटर डिस्टेंस। जैसे दो वायर है ना, यहाँ बताना है और इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? 3 मीटर 3 मीटर। और यहाँ फर्स्ट आ गया सबका। सेकंड का क्या आंसर होगा? 0। थर्ड का क्या होगा? थर्ड निकालो। थर्ड और फोर्थ बताओ। ये ना थर्ड का V0 I by 4 pi d sin alpha by 2। d sin alpha by 2। हाँ। और ब्रैकेट में cos alpha by 2 plus 1 into 2। हाँ सही है, सही बोले। फोर्थ का बताओ। बिल्कुल सही बोल। और टाइम बुक लेकर आना, क्वेश्चन करता हूं। थर्ड वाला आ गया क्या? एक बच्चे का और किसी का? थर्ड का कितना आया था? वही आया था उसका जो है। ठीक। फोर्थ का बताओ। फोर्थ में इनफाइनाइट लॉन्ग है ना? हाँ, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। दोनों में करंट सेम जा रहा है। आई सिमेट्रिकली प्लेस्ड है 6 मीटर पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बतानी है 4 मीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम देयर मीट पॉइंट है। सेकंड में 0 समझ में आ गया सबको? कोई एक क्यों नहीं आया? फोर्थ में दोनों वायर सेपरेट है। हाँ देखो, थर्ड में देखो आप, थर्ड में पहले ये बताओ दोनों की वजह से फिट यहाँ पे इनसाइड ही होगा।
है ना, इसकी वजह से अंदर आ रहा है, इसकी वजह से अंदर आ रहा है। तो अगर मैं b लिखूंगा तो b1 प्लस क्या होगा b2, अगर मैं b1 लिखूं तो फॉर्मूला क्या होगा म्यू नॉट i बाई 4 पाई d। d की वैल्यू क्या होती है, d परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, तो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा नहीं होगा, ये डिस्टेंस किसके बराबर है, d sin अल्फा बाई 2 है ना, तो आप यहाँ लिखोगे d sin अल्फा बाई 2। अच्छा θ1 कितना होगा, θ1 ये कितना है, ये अल्फा बाई 2 है 90, ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फा, और θ2 तो 90 है, यस θ2 कितना है यहाँ पे 90, तो sin θ1 क्या लिखोगे, क्या बन जाएगा sin 90 माइनस अल्फा बाई 2 कितना हो गया cos अल्फा बाई 2, और प्लस sin 90 का होगा 1, और ये क्या ट्वाइस हो रहा है, यस ये आंसर आता है। ठीक है देख लो यहाँ नहीं होगा। और फोर्थ का बता दो जल्दी, फोर्थ का क्वेश्चन समझ नहीं आया, जैसे ये दो वायर हैं ऐसे 3 मीटर ऐसे अंदर जा रहे हैं इनसाइड वाले, हाँ बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं वायर जा रहे हैं ना, दो करंट करिंग वायर है, करंट की वैल्यू आई है और 4 मीटर में बताना है उनके बाइसेक्टर्स। वायर अंदर चाहिए यार जा नहीं सकती क्या, ऐसे वायर रखा हुआ है, इनफाइनाइट वायर है, तो इसको दिखाएंगे कैसे 2D सरफेस पे, क्रॉस बनाएगा ना, क्रॉस का मतलब इनसाइड जा रहा है, वो लाइन लग रही है लाइन नहीं है, ऐसे दो वायर जा रहे हैं, ठीक है, और बीच में कितने सेपरेशन है 6 मीटर और 4 मीटर डिस्टेंस पे थे। यू नॉट आई बाई